क्या हो अगर मैं कहूं कि समुद्र के सबसे गहरे और घने अंधेरे में, जहां सूरज की कोई किरण कभी नहीं पहुंचती, वहां कुछ बेजान पत्थर अपने आप सांस लेने वाली ऑक्सीजन बना रहे हैं। हाँ, मतलब ये सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है, या, लेकिन एक्चुअल में ये आज की वैज्ञानिक हकीकत है। या फिर क्या हो अगर एक छोटी सी दवा आपके दिमाग को हैक कर ले और पूरी दुनिया की हेल्थ व्यवस्था और इकोनॉमी को रातों रात बदल कर रख दे। बिल्कुल। विज्ञान अब सिर्फ उन सफेद कोट पहने वैज्ञानिकों और बंद लैब्स तक सीमित नहीं है। मतलब ये एक ऐसा अदृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है जो हमारी भू राजनीति, हमारी ऊर्जा सुरक्षा और हमारे भविष्य को हर सेकंड रीप्रोग्राम कर रहा है। राइट। और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मिशन है। इस डीप डाइव में हमारा उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इन्हीं सबसे नवीन और जटिल विषयों को डिकोड करना है, खासकर उन जिज्ञासुओं और शिक्षार्थियों के लिए जो चीजों को गहराई से समझना चाहते हैं या जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए हमें सिर्फ सतही जानकारी नहीं, बल्कि चीजों के पीछे के क्यों और कैसे को समझना होगा। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं 28 फरवरी 2026 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से। हम जानते हैं कि ये दिन सर सीवी रमन द्वारा 1928 में रमन प्रभाव की खोज को समर्पित है। हाँ, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। बिल्कुल। लेकिन 2026 की थीम काफी खास है, विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। तो ये थीम किस तरफ इशारा कर रही है? तो ये थीम बेसिकली इस बात पर जोर देती है कि साइंटिफिक टेम्पर मतलब वैज्ञानिक सोच का अर्थ सिर्फ समीकरण हल करना नहीं है। ये तार्किक रूप से सोचने और सबूतों के आधार पर फैसले लेने की क्षमता है। और एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए महिलाओं की विज्ञान में भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए इसी तार्किक सोच के साथ हमारे पहले विषय को डिकोड करते हैं। अगर हम मानव शरीर की सीमाओं को हैक करने की बात करें, तो हेल्थ के फील्ड में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है, जेनेरिक सेमाग्लुटाइड के रूप में। हाँ, ये वाकई एक गेम चेंजर है। 20 मार्च 2026 को भारत में इसका पेटेंट खत्म हो गया है। और जो दवा पहले कई हजारों रुपए में आती थी, अब उसके 50 से ज्यादा जेनेरिक वर्जन बाजार में आ रहे हैं। राइट। और इससे इलाज का खर्च गिरकर लगभग 1290 रुपए प्रति माह हो गया है, जो मोटापे और डायबिटीज के मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। स्रोत इसे एक मेडिकल चमत्कार बता रहे हैं। क्या ये दवा सच में हमारे शरीर के थर्मोस्टेट को हैक करने जैसी है? हैक करना एक्चुअल में एक काफी अच्छा शब्द है इसके लिए, लेकिन इसे समझने के लिए हमें शरीर के अंदर झांकना होगा। ये दवा कोई जादू नहीं है, बल्कि ये हमारे ही शरीर के एक प्राकृतिक हार्मोन की नकल करती है, जिसे GLP-1 कहते हैं। जी, LP-1। तो ये हार्मोन नॉर्मली क्या करता है? जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारी आंतें ये हार्मोन रिलीज करती हैं। सेमाग्लुटाइड इसी का एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल रूप है, लेकिन खास बात यह है कि ये प्राकृतिक हार्मोन से कहीं ज्यादा समय तक शरीर में टिका रहता है। अच्छा, मतलब ये शरीर को इस भ्रम में डाल देता है कि हमने अभी-अभी भरपेट खाना खाया है, भले ही हमने कुछ ना खाया हो। बिल्कुल सही। और ये एक साथ 4 अलग-अलग मोर्चों पे काम करता है। पहला तो ये पैंक्रियाज या अग्न्याशय को इंसुलिन बढ़ाने का निर्देश देता है, लेकिन सिर्फ तब जब खून में शुगर का स्तर ज्यादा हो। ओके, और बाकी 3 क्या है? दूसरा, ये लिवर को ग्लूकागॉन बनाने से रोकता है, ताकि लिवर अपनी तरफ से खून में और एक्स्ट्रा शुगर ना मिलाए। और तीसरा काम काफी दिलचस्प है, ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को बेहद धीमा कर देता है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग मतलब पेट से भोजन के पचकर आगे बढ़ने की गति। हाँ, एग्जैक्टली। तो भोजन पेट में ज्यादा देर तक रहता है। लेकिन एक सेकंड, अगर खाना धीरे पच रहा है, तो क्या इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर भी होता है? क्योंकि भूख तो हमें दिमाग से ही लगती है ना। बहुत सही पॉइंट पकड़ा। चौथा और सबसे बड़ा असर एक्चुअल में दिमाग पर ही होता है। ये दवा ब्लड के जरिए हमारे दिमाग के हाइपोथैलेमस तक पहुंचती है, जो हमारी भूख को कंट्रोल करता है। ओह, तो ये सीधा कंट्रोल सेंटर पर हमला करती है। हाँ, ये हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर्स पर जुड़कर ये सिग्नल देती है कि पेट भरा हुआ है, अब और खाने की कोई जरूरत नहीं है। वाह, तो पेटेंट खत्म होने का मतलब है कि अब बाजार में किसी एक विदेशी कंपनी की मोनोपोली या एकाधिकार टूट गया? बिल्कुल। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग डायबिटीज और मोटापे से जूझ रहे हैं, वहां लगभग 1000 रुपए में इस दवा का मिलना
सच में लाखों लोगों के लिए जीवन रक्षक बन जाता है। ये तो हुई बायोलॉजी की बात। अब इस जैविक हैकिंग से आगे बढ़ते हुए भौतिकी या फिजिक्स के उन नियमों की बात करते हैं जो यथार्थ की सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं। हाँ, फिजिक्स में आजकल काफी कुछ साइंस फिक्शन जैसा हो रहा है। बिल्कुल। स्रोतों में बताया गया है कि सर्न यानी यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन ने हाल ही में एंटी प्रोटॉन को सफलतापूर्वक ट्रांसपोर्ट किया है। इसके साथ ही सुपर कंडक्टिविटी में प्रेशर क्वेंचिंग तकनीक का जिक्र है। ये दोनों ही टॉपिक्स काफी माइंड बेंडिंग हैं। तो यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अगर हम पहले एंटी मैटर को लें तो क्या इसे सामान्य मैटर का एक इविल ट्विन या जुड़वा कहा जा सकता है जो हर चीज का उल्टा करता है? इविल ट्विन के बजाय इसे मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब कहना ज्यादा सही होगा। एक्चुअली में एंटी मैटर का जो द्रव्यमान या मास होता है वो बिल्कुल हमारे सामान्य मैटर के बराबर होता है, लेकिन उसका चार्ज और मैग्नेटिक मोमेंट एकदम विपरीत होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो उसके एंटी मैटर पर पॉजिटिव होगा। हाँ बिल्कुल, जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। सर्न के लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में वैज्ञानिक एंटी प्रोटॉन को, जो कि प्रोटॉन का एंटी मैटर है, उसे पकड़कर ट्रांसपोर्ट करने में सफल रहे हैं। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? इसका फायदा क्या है? वो बेसिकली ये समझना चाहते हैं कि बिग बैंग के समय जब मैटर और एंटी मैटर बिल्कुल बराबर मात्रा में बने थे, तो फिर एंटी मैटर ब्रह्मांड से अचानक गायब कहाँ हो गया? आज हमें सिर्फ मैटर ही मैटर क्यों दिखता है? ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला सवाल है। खैर, अब अगर हम सुपर कंडक्टिविटी पर आएं, जहां बिजली बिना किसी रुकावट के दौड़ती है, तो ये हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले नॉर्मल तारों से कैसे अलग है? नॉर्मल तारों में जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो वे धातु के परमाणुओं से बार बार टकराते हैं। इस टकराव से एक तरह का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस पैदा होता है और बहुत सारी ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है। हाँ, जैसे फोन चार्ज करते हुए चार्जर गर्म हो जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब किसी खास धातु को एक बेहद ठंडे तापमान पर लाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन कूपर पेयर्स नाम के जोड़े बना लेते हैं। कूपर पेयर्स। तो ये जोड़े करते क्या हैं? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बहुत भीड़ भरी सड़क पर दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक खास लय में चलने लगें और किसी से भी न टकराएं। इस अवस्था में विद्युत प्रतिरोध एकदम शून्य हो जाता है। वाह, ये तो बिना किसी ट्रैफिक वाले एक्सप्रेसवे जैसा हो गया। लेकिन इसे व्यवहारिक बनाना तो हमेशा से मुश्किल रहा है ना, क्योंकि इसके लिए तो माइनस में बहुत ठंडे तापमान की जरूरत होती है। हाँ, और इसीलिए स्रोतों में प्रेशर क्वेंचिंग तकनीक का जिक्र है, जिसने इसे एम्बिएंट प्रेशर यानी सामान्य दबाव पर संभव बनाया है। तो ये प्रेशर क्वेंचिंग एक्चुअल में काम कैसे करता है? आमतौर पर रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी पाने के लिए वैज्ञानिकों को पदार्थों पर लाखों गुना वायुमंडलीय दबाव डालना पड़ता था, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। प्रेशर क्वेंचिंग में पदार्थ की संरचना को कुछ इस तरह से बदला या फ्रीज किया जाता है कि भारी दबाव हटाने के बाद भी वो अपनी सुपर कंडक्टिंग अवस्था को बनाए रखता है। अच्छा, मतलब बिना भारी दबाव के भी वो सुपर कंडक्टर बना रहता है? बिल्कुल। और इसके साथ ही माइजनर इफेक्ट भी काम करता है। सुपर कंडक्टर अपने भीतर से सभी चुंबकीय क्षेत्रों को बाहर धकेल देते हैं, जिससे वे चुंबक के ऊपर हवा में तैरने लगते हैं। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर लागू कर पाएं तो दुनिया के पावर ग्रिड में ऊर्जा का जो लॉस होता है वो शून्य हो जाएगा। ये तो सच में भविष्य की तकनीक है। हाँ, और ऊर्जा से ही जुड़ा हुआ हमारा अगला टॉपिक भी है, जहां ये भौतिकी के नियम राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो रहे हैं। राइट। हमारे स्रोत आगे क्वांटम कंप्यूटिंग और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स या SMR पर चर्चा करते हैं। राइसीना डायलॉग 2026 में क्वांटम कंप्यूटिंग के गवर्नेंस पर काफी बात हुई। तो अगर हम इसे समझें तो क्या ये कहना सही होगा कि अगर एक सामान्य कंप्यूटर किताब का एक एक पन्ना पढ़ता है तो क्या क्वांटम कंप्यूटर पूरी लाइब्रेरी एक साथ पढ़ लेता है? हाँ, ये एनालॉजी काफी हद तक सही है। हमारे आज के क्लासिकल कंप्यूटर बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो या तो 0 होते हैं या 1, यानी एक बार में एक ही रास्ता चुना जा सकता है। और क्वांटम कंप्यूटर क्या करते हैं? वो क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का एक सिद्धांत है सुपरपोजिशन। इसके कारण एक क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में एक साथ मौजूद रह सकता है। सुपरपोजिशन तो फिर भी थोड़ा समझ आता है कि जैसे एक सिक्का अगर हवा में घूम रहा है तो वो हेड और टेल दोनों है एक साथ। लेकिन स्रोतों में एंटेंगलमेंट का भी जिक्र है। हाँ, एंटेंगलमेंट। आइंस्टाइन ने खुद इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। स्पूकी एक्शन मतलब क्या ये जादू जैसा है कि मैं यहां एक क्यूबिट बदलूं और ब्रह्मांड के दूसरे कोने में रखा क्यूबिट अपने आप बदल जाए?
एग्जैक्टली। एंटैंगलमेंट वो प्रक्रिया है जहां दो क्यूबिट्स एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं कि आप एक को छेड़ेंगे तो दूसरा उसी पल रिएक्ट करेगा, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। ये तो सच में किसी साइंस फिक्शन जैसा है। और इन्हीं दोनों खूबियों के कारण क्वांटम कंप्यूटर एक साथ करोड़ों गणनाएं कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक बड़ी चुनौती डीकोहेरेंस की है। डीकोहेरेंस का होता है? बेसिकली बाहरी वातावरण के जरा से हस्तक्षेप से, जैसे हल्के से तापमान या कंपन से, ये क्यूबिट्स अपनी ये नाजुक क्वांटम अवस्था खो देते हैं और नॉर्मल बिट्स बन जाते हैं। अच्छा, मतलब इन्हें बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसे बड़े पैमाने पर कर पाएं तो ये एआई और ड्रग डिस्कवरी को कहीं आगे ले जाएगा। बिल्कुल। और अगर हम इसे असीमित ऊर्जा की दिशा में देखें तो स्रोतों में एसएमआर का जिक्र है। हाँ, केंद्रीय बजट 2025-26 में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और 2033 तक 5 स्वदेशी एसएमआर का लक्ष्य है। ये काफी बड़ा कदम है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हम तो हमेशा से बड़े परमाणु रिएक्टर बनाते आए हैं, तो अचानक इन छोटे रिएक्टरों की जरूरत क्यों पड़ गई? बड़े रिएक्टर्स को बनाने में दसियों साल लग जाते हैं और उनके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। एसएमआर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, छोटे होते हैं, करीब 300 मेगावाट क्षमता वाले, और ये मॉड्यूलर होते हैं। मॉड्यूलर का मतलब क्या है? इन्हें फैक्ट्री में बनाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है? हाँ, एग्जैक्टली। इन्हें कारखाने में एक मॉड्यूल की तरह बनाकर ट्रक या ट्रेन पर लाद कर किसी भी जगह ले जाकर असेंबल किया जा सकता है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी इनकी पैसिव सेफ्टी है। पैसिव सेफ्टी? तो क्या इसका मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो ये खुद को अपने आप बचा लेंगे? हाँ, जैसे पारंपरिक रिएक्टरों में अगर बिजली चली जाए तो उन्हें ठंडा करने वाले पंप रुक जाते हैं, जैसे अब फुकुशिमा में हुआ था। लेकिन एसएमआर में मानवीय या बाहरी बिजली की जरूरत नहीं होती। तो फिर ये ठंडे कैसे होते हैं? ये गुरुत्वाकर्षण और प्राकृतिक संवहन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गर्म पानी हल्का होकर ऊपर उठता है और ठंडा पानी नीचे आता है। बस इसी प्राकृतिक तरीके से ये अपने आप ठंडे हो जाते हैं। वाओ, ये तो काफी सेफ लग रहा है। और इसी से जुड़ा है विशाखापत्तनम में प्रस्तावित प्रोटॉन एक्सेलरेटर, जो राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। ये एक्सेलरेटर भारत के लिए क्या भूमिका निभाएगा? तो ये भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए बहुत अहम है। देखिए, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। हाँ, ये तो हमने सुना है। लेकिन दिक्कत ये है कि थोरियम को सीधे परमाणु ईंधन की तरह जलाया नहीं जा सकता। उसे पहले यूरेनियम 233 में बदलना पड़ता है, और यहीं प्रोटॉन एक्सेलरेटर काम आता है। ये स्पैलेशन रिएक्शन के जरिए ये काम करता है। एक सेकंड, ये स्पैलेशन रिएक्शन ये क्या होता है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, आप इसे बिलियर्ड्स या पूल के गेम की तरह सोचिए। जब आप सफेद गेंद यानी प्रोटॉन को बहुत तेज गति से बाकी गेंदों के झुंड पर मारते हैं, जो कि कोई भारी धातु जैसे सीसा है, तो वो बाकी गेंदें छिटक जाती हैं। अच्छा, मतलब न्यूट्रॉन्स चारों तरफ बिखर जाते हैं। बिल्कुल। और जब थोरियम इन बिखरे हुए न्यूट्रॉन्स को सोख लेता है तो वो यूरेनियम 233 में बदल जाता है, जिसे हम ईंधन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो सच में ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। लेकिन यहाँ से हमारी चर्चा एक थोड़ा गंभीर मोड़ लेती है। जिन तकनीकों से हम साफ ऊर्जा और हेल्थ पा सकते हैं, उन्हीं के दूसरे छोर पर विनाशकारी हथियार और डार्कनेट जैसे क्रिमिनल नेटवर्क भी हैं। हाँ, हर तकनीक का एक डार्क साइड भी होता है। हमारे स्रोतों में ईरान संघर्ष के दौरान अमेरिका द्वारा ग्रेविटी बम के इस्तेमाल का जिक्र है। साथ ही व्हाइट फास्फोरस का भी जिक्र है। तो सबसे पहले ये ग्रेविटी बम क्या है? ये तो द्वितीय विश्व युद्ध की तकनीक लगती है। देखिए, बुनियादी तौर पर ग्रेविटी बॉम्ब जैसे MK82 जो 500 पाउंड का है, या MK84 जो 2000 पाउंड का है, वो एक अनगाइडेड डम बॉम्ब होता है। डम बॉम्ब मतलब इसमें कोई अपना इंजन या नेविगेशन नहीं होता? हाँ, विमान से गिराने के बाद ये सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के सहारे नीचे गिरता है। लेकिन इसमें जो आधुनिक बदलाव किया गया है वो है JDAM किट लगाना। JDAM किट मतलब जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशंस। तो क्या ये बॉम्ब का ब्रेन ट्रांसप्लांट करने जैसा है? एग्जैक्टली। इस किट में GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा होता है। तो सोचिए, जो GPS हमें हमारी गाड़ियों में रास्ता दिखाता है, वही तकनीक इस लोहे के टुकड़े को एक स्मार्ट बॉम्ब में बदल देती है, जो कई किलोमीटर दूर से अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकता है। ये तो काफी डरावना है कि कैसे एक आम तकनीक हथियार बन जाती है। और स्रोतों में व्हाइट फास्फोरस का भी जिक्र है। इसे लेकर हमेशा विवाद रहता है।
तो अगर ये इतना खतरनाक है तो इसे युद्ध में इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है और ये बैन क्यों नहीं है? व्हाइट फास्फोरस एक ऐसा रसायन है जो हवा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही भयंकर रूप से जलने लगता है। ये 815 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान और गहरा सफेद धुआं पैदा करता है। बाप रे, ये तो शरीर को बहुत गहराई तक जला सकता है। हाँ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में एक बहुत बारीक तकनीकी पेंच है। इसे केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के तहत रासायनिक हथियार नहीं माना जाता। लेकिन क्यों? रसायन तो ये है ही। क्योंकि इसका प्राथमिक उद्देश्य जहर फैलाना नहीं है। इसका मुख्य काम रोशनी करना या सैनिकों को छिपाने के लिए धुएं का पर्दा बनाना है। इसे इंसेंडियरी वेपन की श्रेणी में रखा गया है, जिसे CW के प्रोटोकॉल 3 द्वारा रेगुलेट किया जाता है। मतलब खाली मैदान में इस्तेमाल गैरकानूनी नहीं है, लेकिन नागरिक आबादी के बीच इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। बिल्कुल सही। तो तकनीक के इसी अंधेरे पहलू का एक और उदाहरण डार्कनेट है। स्रोतों में NCB द्वारा टीम कल्कि नाम के नेटवर्क का भंडाफोड़ करने की बात है। ये डार्कनेट आम इंटरनेट से कितना अलग है जिसे हम रोज चलाते हैं? डार्कनेट सामान्य इंटरनेट के बुनियादी ढांचे पर ही काम करता है, लेकिन ये एक ओवरले नेटवर्क है। मतलब आप इसे गूगल क्रोम या सफारी जैसे सामान्य ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसे एक्सेस कैसे करते हैं? इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर जैसे टॉर यानी दी अनियन राउटर की जरूरत होती है। अनियन राउटिंग, क्या ये प्याज की तरह काम करता है? हाँ बिल्कुल, प्याज की परतों की तरह। जब आप डार्कनेट पर कोई डेटा भेजते हैं तो वो सीधे रिसीवर तक नहीं जाता, वो दुनिया भर के कई अलग अलग राउटर से होकर गुजरता है। और हर कदम पर उस डेटा के ऊपर एन्क्रिप्शन की एक नई परत चढ़ जाती है, राइट? एग्जैक्टली। हर सर्वर सिर्फ इतना जानता है कि डेटा कहाँ से आया और अगले किस कदम पर जाना है। कोई भी पूरी यात्रा को ट्रैक नहीं कर सकता, और इसी गुमनामी का फायदा उठाकर अपराधी हथियारों और ड्रग्स का व्यापार करते हैं। तो मानव निर्मित इस डार्कनेट के अंधेरे से निकलकर अब हम प्रकृति के असली और सबसे गहरे अंधेरे की ओर चलते हैं, समंदर की गहराइयों से लेकर सुदूर अंतरिक्ष तक। ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। हाँ, स्रोतों में डार्क ऑक्सीजन और मेगा मेसर की चर्चा है। डार्क ऑक्सीजन की बात करें तो बचपन से हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बनती है, जिसके लिए सूरज की रोशनी जरूरी है। बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस के बिना ऑक्सीजन की कल्पना भी मुश्किल है। लेकिन प्रशांत महासागर के क्लेरियन क्लिपेटन जोन में, जहां 4000 मीटर नीचे घुप अंधेरा है, वहां बिना पौधों के ऑक्सीजन बन रही है। ये कैसे संभव है? इस खोज ने एक्चुअली बायोलॉजी के सारे पुराने नियमों को हिलाकर रख दिया है। समंदर की उस तलहटी पर आलू के आकार के कुछ पत्थर पड़े हैं, जिन्हें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कहते हैं। इनमें कोबाल्ट, निकल और कॉपर जैसी धातुएं होती हैं। तो क्या ये बेजान पत्थर अपने आप ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं? लेकिन इसके लिए ऊर्जा कहाँ से आ रही है? क्या ये किसी जियोलॉजिकल AA बैटरी की तरह काम कर रहे हैं? ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये पत्थर लगभग 1.2 वोल्ट का इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा कर रहे हैं। एक सामान्य AA बैटरी 1.5 वोल्ट की होती है। अच्छा, तो जब कई नोड्यूल्स एक साथ होते हैं तो वो ज्यादा करंट पैदा करते हैं। हाँ, और वो करंट इतना काफी होता है जो समंदर के खारे पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। वाह, मतलब बिना सूरज के सिर्फ धातुओं के करंट से ऑक्सीजन बन रही है। ये तो जीवन के इवोल्यूशन की पूरी कहानी बदल सकता है। बिल्कुल। और अगर हम इसी गहरे अंधेरे से अंतरिक्ष के अंधेरे की ओर देखें तो मीरकैट टेलीस्कोप ने सुदूर अंतरिक्ष में हाइड्रोक्सिल मेगामेसर की खोज की है। ये मेसर एक्चुअली में क्या है? क्या ये लेजर का कोई बड़ा भाई है? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। लेजर में दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट की किरणें एक साथ एक सीध में निकलती हैं। मेसर में प्रकाश की जगह माइक्रोवेव की बेहद शक्तिशाली बीम निकलती है। तो ये अंतरिक्ष में कैसे बन रही हैं? जब दो बहुत विशाल गैलेक्सी आपस में टकराती हैं या उनका विलय होता है तो उनके अंदर मौजूद गैसें, खासकर हाइड्रोक्सिल अणु, इस ऊर्जा को सोख लेती हैं और उसे एक अत्यंत शक्तिशाली इंफ्रारेड सिग्नल के रूप में अंतरिक्ष में छोड़ती हैं। तो क्या ये ब्रह्मांडीय बीकन या लाइट हाउस की तरह काम करते हैं? एग्जैक्टली, कॉस्मिक बीकन्स। इनकी मदद से वैज्ञानिक अरबों प्रकाश वर्ष दूर के ब्रह्मांड की दूरियों को बहुत सटीकता से नाप सकते हैं। ब्रह्मांड की इन असीम दूरियों के बीच हमारे अपने ग्रह के लिए भी एक छोटी सी चेतावनी स्रोतों में दर्ज है। क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड 2024 YR4 का जिक्र है।
हाँ, ये एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है। ये लगभग 50 से 70 मीटर का एक पथरीला क्षुद्र ग्रह है जो 2032 में पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा। सुनने में 50 मीटर बहुत छोटा लगता है, तो क्या हमें इससे चिंता करनी चाहिए? देखिए, ब्रह्मांड के पैमाने पर 50 मीटर तो धूल के एक कण के बराबर भी नहीं है। लेकिन अगर एक 50 मीटर का ठोस पत्र हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो उसके प्रभाव से पैदा होने वाली ऊर्जा एक पूरे शहर को नष्ट करने के लिए काफी है। बाप रे, एक पूरा शहर! हाँ, इसीलिए खगोलविद इस तरह के एस्ट्रॉइड्स की लगातार निगरानी करते हैं। ये हमें एहसास दिलाता है कि हमारा ग्रह इस विशाल ब्रह्मांड में कितना असुरक्षित है। सही बात है। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटे तो ये एक अविश्वसनीय सफर रहा है। हमने जेनेरिक सेमाग्लोटाइड के जरिए शरीर की बायोलॉजी को हैक करने से शुरुआत की। फिर हमने एंटी मैटर और सुपर कंडक्टिविटी के उन नियमों को समझा जो हमारी वास्तविकता की सीमाओं को तोड़ते हैं। राइट। हमने क्वांटम कंप्यूटर की अकल्पनीय गति और एसएमआर की ऊर्जा को देखा, और हमने ये भी समझा कि कैसे जीपीएस और एन्क्रिप्शन जैसी तकनीकें युद्ध के मैदान और डार्कनेट के अपराधों में दोहरा रूप धारण कर लेती हैं। और अंत में हमने समंदर की गहराइयों में डार्क ऑक्सीजन और अंतरिक्ष में मेगा मेसर की गूंज को महसूस किया। ये सारी जानकारी केवल याद रखने वाले फैक्ट्स नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बड़ा परिदृश्य है जो दिखाता है कि विज्ञान के अलग-अलग हिस्से आपस में कैसे जुड़े हैं। समंदर के नीचे मिलने वाले वो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स केवल ऑक्सीजन ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि उन्हीं धातुओं पर दुनिया की भविष्य की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी टिकी है। और इसी खनिज के लिए समंदरों पर भू राजनीतिक संघर्ष भी शुरू हो चुका है। जब हम इन डॉट्स को आपस में जोड़ते हैं, तब असल में हमारी वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिसे मैं हम सबके लिए छोड़ना चाहूंगा। बताइए। अगर पृथ्वी के उन गहरे महासागरों के भयानक अंधेरे में, जहां सूरज की एक भी किरण कभी नहीं पहुंचती और जहां कोई हरा पौधा नहीं है, वहां सिर्फ कुछ बेजान पत्थर और खारा पानी मिलकर अपने दम पर ऑक्सीजन बना सकते हैं, हाँ, तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि इस ब्रह्मांड के सुदूर ठंडे और अंधेरे ग्रहों पर, जिन्हें हम जीवन के लिए अयोग्य मानकर छोड़ चुके हैं, शायद जीवन ऐसे रूपों और ऐसे तरीकों से पनप रहा हो सकता है जिसकी हमने अपनी विज्ञान की किताबों में अभी तक कल्पना भी नहीं की है? ये तो बहुत ही गहरा विचार है, सोचने पे मजबूर कर देता है। बने रहिए और अपनी इस वैज्ञानिक जिज्ञासा को कभी रुकने मत दीजिए।